ठीक है ना, वो आपको सभी को समझ में आ गया ना कैसे बनाते हैं दोनों तरीके से, ठीक। हम लोग कुछ कन्फर्मर्स की बात करेंगे बेटा, कुछ कन्फर्मेशंस की बात करेंगे। कन्फर्मेशन सबसे पहला लिखोगे नीचे, ईथेन तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते, कन्फर्मेशन से नीचे, ठीक है। कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्म होता है क्या नहीं होता, वो सब की हम लोग बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला तुम लोग लिखो कन्फर्मेशन से नीचे, ठीक है बेटा। कन्फर्मेशन से ईथेन की बात करूं तो ईथेन हम लोगों के पास में क्या होगा, CH3 ऐसे होगा ना, CH3 ठीक है। अब देखो तुम लोग जब इसका सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाओगे तो यू कैन स्टार्ट, क्या आप लोग जो एच होगा उसको नीचे लेके स्टार्टिंग कर सकते हैं, ऊपर लेके कर सकते हैं, दोनों बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं इसका न्यूमन प्रोजेक्शन बनाऊं तो ऐसा बन सकता है कि नहीं बन सकता। देखो ये सेंटर एटम जो मैं दिख रहा है, इस पे 3 एच है, एक एच इधर, एक एच इधर और एक एच इधर। दूसरे वाले कार्बन पे भी 3 एच है, मान लेते हैं नीचे, ऊपर वाला दूसरा वाले कार्बन पे एच है, वो नीचे की तरफ है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, हम लोग ऐसा कुछ बनाए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको रोटेट करेंगे। हम लोगों ने पहला वाला एक कंफर्मेशन बनाया, अगर आपको नेक्स्ट कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो लोग क्या करोगे, इसको रोटेट करोगे एट 60 डिग्री। कितना रोटेट करना है बेटा, तो लोग रिपीट करो, कितना को 60 डिग्री, ठीक है ना। 60 पे रोटेट कर करके बनाओ, करोगे जो कार्बन तुम लोगों को दिख रहा है, ये वाला कार्बन तुम्हें दिख रहा है बेटा, जिसको मैं डॉट से बना रहा हूँ, वो तुम्हें दिख रहा है ना सभी को। तो जो कार्बन दिख रहा है उसको रखोगे एज इट इज, उसमें कोई चेंज तुम लोगों को नहीं करना है, उसको रखना है ऐसे ही। पीछे वाले कार्बन को 60 पे घुमा घुमा के देखना है कि हमें कितना फॉर्म मिल सकता है। सौंदर्य में क्या बोला, सामने वाले कार्बन को रखना है, पीछे वाले कार्बन को घुमा घुमा के देखना है, कितना एंगल पे घुमाओगे, 60 पे घुमा घुमा के तुम लोग देखोगे, ठीक है ना। 60 पे घुमा घुमा के देखोगे कि तुम्हारे पास कितना टोटल फॉर्म बना। 60 पे घुमा घुमा के तुम लोगों को चेक करना है कि टोटल हम लोगों के पास कितना फॉर्म बन रहा है, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, इसको 60 पे घुमाओ। 60 पे घुमाने से क्या होगा बेटा, 60 पे घुमाने से क्या होगा, देखो सामने वाले कार्बन पे एच इधर था, एक एच इधर है, एक एच इधर। पीछे वाले कार्बन पे क्या होगा बेटा, पीछे वाले कार्बन पे जो एच होगा इसके बिल्कुल पीछे आ जाएगा, आया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से घुमाओ 60 से, फिर से क्या होगा बेटा, फिर से हम 60 से घुमा दें इसको। 60 से फिर से घुमाने से क्या होगा बेटा, फिर से 60 से घुमाने से पहले जैसा हो जाएगा, एक एच इधर एक एच इधर। फिर से 60 से घुमाओगे, एक एच यहाँ पे आ जाएगा, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे। तो अक्षर में तुम्हें कितने कन्फर्मेशंस मिल रहे हैं यहाँ पे, तो तुम लोगों ने बनाया वो 2 बनाया, ठीक है। समझना रहा कि नहीं आ रहा, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। तो पहले वाले में दिख रहा है कि डायहेड्रल एंगल है वो कितने का है बेटा, पहले वाले केस में डायहेड्रल एंगल कितने का है, 60 का। यहाँ पे डायहेड्रल एंगल कितने का है, 0, ठीक है ना। देखो अगर इफ डायहेड्रल एंगल, अगर डायहेड्रल एंगल जो है थीटा है वो कितना होता है, 60 डिग्री, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अगर डायहेड्रल एंगल कितना है बेटा, 0 डिग्री का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है ना। अगर डायहेड्रल एंगल बेटा कैसा है, 0 से ज्यादा है, अब किससे छोटा है बेटा, 60 से छोटा है, तो उन सभी फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उन सभी फॉर्म्स को हम लोग स्क्यू फॉर्म बोलते हैं। उन सभी को क्या बोलेंगे बेटा, स्क्यू फॉर्म बोलेंगे, ठीक है ना। इसके स्क्यू फॉर्म कितने बनेंगे, इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके कितने स्क्यू फॉर्म बनेंगे, इनफाइनाइट स्क्यू फॉर्म बनेंगे, हाँ या ना। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसको समझने में, कि यहाँ पर हम लोगों के पास स्टैगर्ड फॉर्म कौन सा है, इक्लिप्स फॉर्म कौन सा है, स्क्यू फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। मैं एक एक करके जब एग्जांपल्स आपको बहुत सारे दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब तुम लोगों से पूछो रिपल्सन का ऑर्डर क्या होगा, कहाँ पे रिपल्सन ज्यादा है, खुद से सोच के बताओ, कौन से वाले फॉर्म में रिपल्सन ज्यादा है, खुद से सोच के बताओ बेटा। तो देखा है इक्लिप्स फॉर्म में डायहेड्रल एंगल 0 है, एच एच बहुत ज्यादा क्लोज आ गया होगा, क्लोज आने की वजह से वहां पर रिपल्सन कैसा होगा बेटा, काफी ज्यादा होगा। तो रिपल्सन का ऑर्डर क्या रहेगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, तुम लोगों से पूछो रिपल्सन का ऑर्डर क्या है। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किस फॉर्म में होगा बेटा, इक्लिप्स फॉर्म में, इसी में इसको लिख रहा हूँ। उससे कम किस में होगा बेटा, स्क्यू फॉर्म, और उससे कम
स्टैगर्ड, ये होगा ऑर्डर रिपल्सन का। अगर ये रिपल्सन का ऑर्डर है तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? अगर तुम लोगों से पूछे पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या है तो भी सेम रहेगा, इक्लिप्स फॉर्म, स्क्यू फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। मैं तुम लोगों से पूछूं स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तुमने बोला स्टेबिलिटी का क्या होगा? स्टैगर्ड का, देन स्क्यू, देन इक्लिप्स। सबसे कम स्टेबल होता है इक्लिप्स। ठीक है, समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि यहाँ पे एच बहुत ज्यादा क्लोज था, एच बहुत ज्यादा क्लोज होने की वजह से क्या होगा? रिपल्सन ज्यादा होगा। एच अगर दूर जाएगा रिपल्सन कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम एंगल तुम लोगों को मिल सकता है कितना? 60। मैक्सिमम डाइहेड्रल एंगल कितना हो सकता है? 60 भी तो हो सकता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में? ठीक है, अगर तुम लोगों से पूछे इसका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन डायग्राम कैसा आएगा, ये क्या बेटा हम लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन कैसा ग्राफ बन गया है? तो देखो तुम लोग या तो स्क्यू से स्टार्टिंग कर सकते हो या फिर स्टैगर्ड से, और स्क्यू नहीं तुम या तो इक्लिप्स से स्टैगर्ड, दोनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो मान लो तुम लोगों ने स्टैगर्ड से स्टार्ट किया, तो स्टैगर्ड से कौन सी फॉर्म पे जाओगे? इक्लिप्स, इक्लिप्स से स्टैगर्ड ऐसे करके जाते रहोगे कि नहीं आगे रहोगे? अरे हाँ या ना? ऐसे कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये वाला फॉर्म क्या रहेगा? सभी ये वाला सभी फॉर्म्स क्या रहेगा बेटा? ये वाला सभी फॉर्म्स क्या रहेगा? स्टैगर्ड फॉर्म। ये वाले सभी फॉर्म्स क्या रहेंगे बेटा? इक्लिप्स। ये वाले सभी क्या होंगे बेटा? सभी फॉर्म क्या रहेंगे? इक्लिप्स। इनके बीच में सब क्या रहेगा बेटा? स्क्यू फॉर्म। तुम लोगों से पूछे कितना कंफर्मेशन मिला, कंफर्मेशन कितना ये बताओ? कंफर्मेशंस कितना है बेटा? इनफाइनाइट। कंफर्मेशंस कितना है? कितना स्ट्रक्चर बनाएंगे आप घुमा घुमा के? इनफाइनाइट। तुम लोगों से पूछे कन्फॉर्मर कितना है? कन्फॉर्मर कितना है बेटा? कन्फॉर्मर क्या होता है? तो बताएगा कन्फॉर्मर क्या होता है? कन्फर्मेशंस तो इनफाइनाइट है, बिल्कुल सही बात है। कन्फॉर्मर क्या है? हाँ हाँ, कन्फॉर्मर क्या होता है बेटा? कन्फॉर्मर वो कन्फर्मेशन होता है, द कन्फर्मेशन which lies on minima, which lies on minima। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन डायग्राम। बट मिनिमम का ये वाला पॉइंट मिनिमम है ना, ये आया ना? यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर लाई करेंगे? एक ही स्ट्रक्चर हर जगह पे स्टैगर्ड फॉर्म। बट इसमें कंफर्मेशन कितना मिलता है हम लोगों को? कंफर्मेशन मिलता है सिर्फ एक, ओनली वन कंफर्मेशन। कौन सा वाला फॉर्म बेटा? स्टैगर्ड। तो कंफर्मेशन में और कंफर्मर में डिफरेंस होता है। किसी मॉलिक्यूल के कंफर्मेशंस कितने होते हैं? इनफाइनाइट। कंफर्मर क्या होगा? वो कंफर्मेशन जो लोगों को मिनिमम पे मिलेगा। हम डायग्राम बनाएंगे, जितने मिनिमम मिलेंगे, अगर उन मिनिमम पे अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेगा तो बोलेंगे अलग अलग कंफर्मर है, अगर सेम स्ट्रक्चर मिलेगा तो बोलेंगे सेम कंफर्मर है। हम लोग नंबर ऑफ कंफर्मर काउंट करेंगे, कितने स्ट्रक्चर हम लोगों को कहाँ पे मिलेंगे? इन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन डायग्राम में कितने स्ट्रक्चर हम लोगों को मिनिमम पे मिलते हैं। उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उन सभी को हम लोग कंफर्मर बोलते हैं। कंफर्मेशन टू इनफाइनाइट कंफर्मर बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इथेन की इसके आगे लिखो बेटा नेक्स्ट। अगर तुम लोगों से पूछे प्रोपेन का क्या होगा? हाँ, एक बात और कि यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टॉर्सनल एनर्जी। रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो दे नहीं रहा जो एक्टिवेशन बोले, है ना? ऐसा थोड़ी फिर रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलने स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल एनर्जी। और यहाँ पे जो टॉर्सनल एनर्जी होता है वो कितना होता है? जैसे 3.0 किलो कैलोरी पर मोल होता है। इन केस ऑफ किसमें बेटा? इन केस ऑफ इथेन टॉर्सनल एनर्जी 3.0 किलो कैलोरी पर मोल। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? कॉपी कर लिया यहाँ तक? देखो अगर मैं तुम लोगों से पूछा कंफर्मेशंस बनाओ
इन केस ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का बना दोगे आप लोग? यस। अगर तुम लोगों से बोले कंफर्मेशन इन प्रोपेन क्या होगा, आप लोग प्रोपेन का कंफर्मेशन बनाइए। जब प्रोपेन का बनाओगे तो क्या होता है, प्रोपेन हम लोगों के पास CH3 CH2 CH3, ठीक से समझना बेटा ना, CH3 CH2 CH3 कैसे बनाओगे, कोई दो कार्बन पकड़ लोगे, मान लो ये वाले दो कार्बन हम लोगों ने पकड़ लिया, पहले वाले कार्बन पे क्या है बेटा, पहले वाले कार्बन पे क्या है 3H है, आया ना, पहले वाले कार्बन पे 3H, दूसरे वाले कार्बन पे, पहले वाले कार्बन पे कितना H बेटा 3, दूसरे वाले कार्बन पे क्या है बेटा 2H और एक CH3, तो एक Me है और 2H। सबसे पहला फॉर्म मानो तुम लोगों ने ऐसा बनाया, अब क्या करोगे, इसको कितने पे रोटेट कराओगे बेटा 60 पे, तो एक कार्बन को सेम रखना है, यहाँ तुम लोगों को ऐसे रखना है तीनों H को, इस कार्बन को जब घुमाओगे तो Me कहाँ जाएगा बेटा, एक Me इधर आएगा, एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा। अब क्या करोगे बेटा, फिर से रोटेट करें, जब फिर से रोटेट करोगे कोई नया स्ट्रक्चर मिलेगा क्या, जब फिर से रोटेट करोगे तो एक H मिलेगा या H या H, ये वाला Me यहाँ मिलेगा हम लोगों को, ये वाला एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, पहला और तीसरा स्ट्रक्चर अलग अलग है कि सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ पहला और तीसरा स्ट्रक्चर 1 and 3 और आइडेंटिकल, आया ना, 1 and 3 और आइडेंटिकल इन एनर्जी, पर जितना रिपल्सन यहाँ पे होगा उतना रिपल्सन वहां पे भी होगा, दे आर आइडेंटिकल इन एनर्जी एंड रोटेशन बोथ, रोटेशन भी बराबर है 60-60 वाला, पहला और तीसरा स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, पहले तीसरे में कोई डिफरेंस है नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ क्लियर है आप लोगों को, पहला और तीसरा स्ट्रक्चर कैसे होता है आइडेंटिकल, ठीक है ना, सेम स्ट्रक्चर है, तो हम लोगों को कितने स्ट्रक्चर मिले, दो ही मिले, इस फॉर्म को क्या बोलोगे तुम लोग बेटा स्टैगर्ड, इस फॉर्म को क्या बोलोगे तुम लोग इक्लिप्स, एक स्टैगर्ड फॉर्म मिला, एक इक्लिप्स फॉर्म मिला। अगर तुम लोगों से पूछे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा डायग्राम कैसा आएगा, तो भी सेम बनेगा, इसका भी आया ना, ऐसा क्यों बना रहे हैं हम लोग बेटा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, क्योंकि हम लोगों को पता है स्टैगर्ड से इक्लिप्स, इक्लिप्स से स्टैगर्ड, स्टैगर्ड से इक्लिप्स, इक्लिप्स से स्टैगर्ड, ये दो ही तो फॉर्म बन रहा है, ज्यादा तो बन नहीं रहा, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्म सभी से ऊपर है स्टैगर्ड और ये वाला सही फॉर्म कैसे ऊपर है बेटा इक्लिप्स। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या है बेटा टॉर्शनल एनर्जी, यहाँ से तक का डिफरेंस क्या होगा टॉर्शनल एनर्जी, और यहाँ पे टॉर्शनल एनर्जी कितना होता है 3.3 किलो कैलोरी पर मोल, क्यों होगा बेटा इतना बढ़ क्यों गया, क्योंकि यहाँ जो रिपल्सन होगा वो Me और H के बीच में होगा, एक बड़ा ग्रुप आया थोड़ा रिपल्सन बढ़ेगा ही ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ मिथाइल, ये सब नो बेटा मिथाइल के बड़े साइज की वजह से रिपल्सन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये बताओ, फिर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा है ना, अब रिपल्सन इंक्रीज होगा तो हम लोग बोल सकते हैं रिपल्सन बढ़ा तो बेटा क्या हो गया टॉर्शनल एनर्जी बढ़ गई, समझ आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं आता समझने में, ठीक है कॉपी कर लिए, यस सर, कॉपी कर लेना इतना, साथ में कर रहे हो कि नहीं कर रहे इसको, अगर तुमसे पूछा जाए कन्फर्मेशन इन ब्यूटेन कैसे बनेगा, ब्यूटेन बता सकते हैं ब्यूटेन में बनेगा कैसे, सर मिथाइल की जगह इथाइल ले लेंगे वैसे ही बना के, बिल्कुल एक तो बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा बेटा ब्यूटेन, अगर हम लोगों के पास एन ब्यूटेन है, ब्यूटेन कैसा होता है CH3 CH2 CH2 CH3 ये होगा, तो ब्यूटेन में आप लोग पहले ये दो कार्बन उठा सकते हो C1 एंड C2, आया ना, यस जब C1 C2 उठाओगे तो बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए बीच वाले स्ट्रक्चर के, एक H इधर, अब क्या कर लो बेटा वहां मिथाइल की जगह क्या आ जाएगा इसके जैसे से इथाइल आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक H और दूसरा H यहाँ, समझ आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो कल से आप लोग जितने भी लोग हैं गौरांगी मोहिनी शेफाली नेहा अर्जुन सिद्धांत को छोड़ के बेटा किसी को क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी ऑनलाइन में, अब इतना याद रखना कल किसी भी क्लास में, जितने भी लोग ऑफलाइन पहले जो आते थे सिद्धांत को छोड़ के बाकी किसी को ऑनलाइन क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी आप लोगों को,
कल से आप लोग सभी सेंटर पे अगर आप आ सकते हो तो पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन में किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? गौरंगी, मोहिनी, सभी लोग जो ऑनलाइन बैठे हैं, जो ऑफलाइन आते थे ऑनलाइन बैठे हैं, है ना, क्योंकि तुम लोग कुछ लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, बीच में फिर दोबारा आते हैं फिर चले जाते हैं, है ना। जैसे भी बहुत सारे लोगों का ऐसा हो रहा है, आते हैं चले जाते हैं, ठीक है। तो तुम लोग जो ऑफलाइन आते थे वो लोग ऑफलाइन आना स्टार्ट कर देना कल से फिर से। अब तुम लोग क्या करोगे, इसको 60 पे रोटेट करोगे तो 60 पे रोटेट करने से कुछ फर्क आएगा कि नहीं आएगा? कुछ नहीं बेटा, वही सेम कहानी चलेगा। एक एच इधर, एक एच इधर है, एक एच इधर है, इथाइल इधर आ जाएगा, यहाँ पे एक एच रहेगा, यहाँ पे एक एच रहेगा, तीसरा फॉर्म बना होगा आइडेंटिकली, दो ही बनने वाला है। ये वाला फॉर्म कौन सा होगा बेटा? स्टैगर्ड। ये वाला फॉर्म कौन सा होगा? इक्लिप्स। यहाँ पे इतना समझना कि जो टॉर्शनल एनर्जी होती है, यहाँ पे टॉर्शनल एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि इथाइल और एच का रिपल्सन थोड़ा और बढ़ जाएगा, वो कितना होता है 3.6 किलो कैलोरी पर मोल। कितना बेटा? 3.6 किलो कैलोरी पर मोल है, थोड़ा सा और बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं तुम लोगों से बोलूं बेटा, यहाँ पे अगर तुम लोगों से C2 एंड C3 के बीच में बनाओ, C2 एंड C3 कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड के बीच में बनाओ, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड के बीच में बनाओगे बेटा, तो पहला कहानी तो ऐसा देखेगा, एक कार्बन हम लोगों के पास में, इस पे बेटा क्या है, पहले वाले कार्बन पे एक मिथाइल है, 2 H है, आया ना, एक मिथाइल है और कितना H है बेटा? 2 H। दूसरे वाले कार्बन पे भी एक मिथाइल है और 2 H। हम सबसे पहला फॉर्म ऐसा बनाएंगे। दूसरा फॉर्म बनाने के लिए कितने पे रोटेट कराओगे बेटा इसको? 60 पे। 60 पे रोटेट करा करा के तुम लोगों को चेक करना है बेटा, 60 पे रोटेट कराए, यहाँ पे Me और HH तो ऐसे रहेगा बेटा, लेकिन होगा क्या, ये वाला Me इधर आ जाएगा, ये वाला H इधर और ये वाला H इधर, ठीक है। फिर से कितने से रोटेट कराना है बेटा? फिर से रोटेट करना है कितने से? 60 से। जब 60 से रोटेट करोगे तो कैसा दिखेगा, एक Me इधर है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H, ये वाला Me घूम के इधर चला जाएगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H, क्या दोनों स्ट्रक्चर सेम है? अलग अलग, पहला और तीसरा स्ट्रक्चर आइडेंटिकल और डिफरेंट, जल्दी से बताओ सर। डिफरेंट होगा ना? अलग अलग है। देखो यहाँ पे Me तो H के बीच में, वहाँ Me का रिपल्सन भी लगेगा ना, यहाँ Me का रिपल्सन लगेगा तो नहीं लगेगा, तभी तो अलग अलग हो गया ना। दोनों में एनर्जी का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? 100% एनर्जी डिफरेंस होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? अब फिर से एक बार रोटेट करके देखेंगे बेटा, फिर से एक बार 60 पे रोटेट कराओ, 60 डिग्री का फिर से रोटेट कराओगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे Me था, इधर हम लोगों के पास H है और यहाँ पे क्या होगा बेटा? एक Me होगा, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे एक H। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई समस्या? दिक्कत तो नहीं बेटा? क्लियर है यहाँ तक सब कुछ, या किसी को दिक्कत हो रही है? इसके आगे एक और रोटेट करके देख लो, पांचवा स्ट्रक्चर बनाते हैं, पांचवा स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर से कितने पे रोटेट करोगे बेटा? 60 पे। फिर से 60 पे रोटेट करके बनाना है आपको। तो पांचवा स्ट्रक्चर फिर से बनाते हैं बेटा, क्या होगा देखो, यहाँ पे Me है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H, ये वाला Me घूम के इधर चला जाएगा, एक H इधर एक H इधर। अब देखो तीसरा और पांचवा स्ट्रक्चर एनर्जी और रोटेशन वाइज सेम हो गया, 1 2 3 तीसरा और पांचवा स्ट्रक्चर को कंपेयर करके देखो, थर्ड एंड 5 और आइडेंटिकल इन केस ऑफ एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड रोटेशन, दोनों में रोटेशन और एनर्जी कैसा आइडेंटिकल है। अब एक्चुअल में क्या ये एक ही जैसे स्ट्रक्चर है, अलग अलग है, उसके बाद में करूंगा जब इनका डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो अभी थोड़ा सा इसको समझो कि पहला तीसरा और पांचवा स्ट्रक्चर आइडेंटिकल इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड रोटेशन, 3 और 5 में पोटेंशियल एनर्जी रोटेशन कैसे आइडेंटिकल है, कोई उनमें डिफरेंस नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसको समझने में बेटा? चलो, तुम लोगों को कितने अलग अलग स्ट्रक्चर मिले? 4 अलग अलग स्ट्रक्चर, ठीक है, 4 स्ट्रक्चर मिले। मैं तुम लोगों से पूछूं इनमें से स्टैगर्ड फॉर्म कौन सा तुम लोग बोलोगे 1 and 3 आर स्टैगर्ड, 2 and 4 आर इक्लिप्स, आया ना? नो डाउट 1 and 3 क्या है बेटा? 1 and 3 आर स्टैगर्ड फॉर्म। अरे हाँ ना तो बोलो। 2 and 4 कैसा है बेटा? 2 and 4 आर इक्लिप्स फॉर्म।
एक 3 स्टैगर्ड है, 2000 कैसे बेटा इक्लिप्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक समझने में? नो समझ आ रहा है बेटा? देखो जो स्टैगर्ड होता है उसको भी दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। स्टैगर्ड फॉर्म को दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। कौन सा दो फॉर्म बेटा? एक होता है एंटी फॉर्म, एक फॉर्म क्या होता है बेटा एंटी, और दूसरा क्या होता है गॉस। एंटी फॉर्म एंड गॉस फॉर्म, ठीक है ना? स्टैगर्ड फॉर्म इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, गॉस एंड एंटी, ठीक है ना? एंटी फॉर्म कब होगा? जब डायहेड्रल एंगल कितना होगा बेटा? 180 बिटवीन बल्की ग्रुप्स, बिटवीन बल्की ग्रुप। मान लो कोई बल्की ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है, अगर बल्की ग्रुप के बीच का डायहेड्रल एंगल कितना होता है 180, तो उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी फॉर्म बोलते हैं। इफ डायहेड्रल एंगल इज 60 बिटवीन बल्की ग्रुप्स, बिटवीन बल्की ग्रुप्स, मतलब बल्की ग्रुप्स के बीच का डायहेड्रल एंगल अगर कितना है 60 है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गॉस फॉर्म, ठीक है? ऐसे हम लोगों के पास जो इक्लिप्स फॉर्म है उसको भी दो पार्ट हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एक होता है फुली इक्लिप्स और दूसरा होता है बेटा पार्शियली इक्लिप्स। ठीक है? फुली इक्लिप्स कब होगा बेटा? व्हेन डायहेड्रल एंगल इज 0 बिटवीन टू बल्की ग्रुप्स, तो दो बल्की ग्रुप्स के बीच का डायहेड्रल एंगल कितना होता है? 0 होता है, तो उसको लोग फुली इक्लिप्स बोलेंगे। अदरवाइज एल्स, इसके अलावा अगर कुछ फॉर्म है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? उसको लोग पार्शियली इक्लिप्स बोलते हैं। मतलब डायहेड्रल एंगल तो 0 फिर भी रहेगा, लेकिन दो बल्की ग्रुप के बीच का नहीं रहेगा। अगर बल्की ग्रुप के बीच का डायहेड्रल एंगल कितना हो जाता है? 0, तो उसको हम लोग फुली इक्लिप्स बोलते हैं। अदरवाइज क्या बोलेंगे उसको हम लोग? पार्शियली इक्लिप्स हम लोग बोलते हैं। जैसे इधर सोचो, इन बल्की ग्रुप कौन है? मिथाइल है, हाँ या ना? यस तो बल्की ग्रुप कौन है? मिथाइल। और इसमें मिथाइल के बीच का एंगल कितना है बेटा? 180। 180 यस। फिर मैं इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलेंगे एंटी। यहाँ पे मिथाइल मिथाइल के बीच का एंगल कितना है बेटा? 60 है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? गॉस फॉर्म, ठीक है? यहाँ पे देखो मिथाइल और H का ओवरलैपिंग, मिथाइल H H H, और यहाँ पे ओवरलैपिंग किसका बेटा? मिथाइल मिथाइल। डायहेड्रल एंगल बिटवीन टू बल्की ग्रुप्स इज 0, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम लोग बोलेंगे फुल इक्लिप्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल इक्लिप्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल इक्लिप्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोगों को? फुल इक्लिप्स क्या होगा, पार्शियल इक्लिप्स क्या होगा? खुद से बताओ रिपल्सन का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज्यादा किसके बीच में रहेगा बेटा? फुल इक्लिप्स के बीच में, आया ना? यस। फुल इक्लिप्स उससे कम, पार्शियल इक्लिप्स उसके कम, बस उसके कम, सबसे कम होता है बेटा एंटी फॉर्म। ये रिपल्सन का ऑर्डर बोलो या पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर बोलो, बात एक ही है। यही ऑर्डर होगा बेटा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाए? उल्टा। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है बेटा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर मैं लिखूं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एंटी। एंड फिर कौन होगा बेटा? गॉस, उससे कम पार्शियल इक्लिप्स, और सबसे कम कौन होता है बेटा? फुल इक्लिप्स। फुल इक्लिप्स। क्लियर है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है? यस। हो गया बेटा इतना? यस। कोई दिक्कत तो नहीं है?
नो सर आ रहा है। चलो, सबसे पहला फॉर्म कौन सा है तुम्हारा बेटा? एंटी, पार्शियली इक्लिप्स, गॉस, फुली इक्लिप्स, फिर से गॉस। रहा है ना? तो रोटेट करोगे तो क्या Yes. होगा? एंटी आएगा, पार्शियली इक्लिप्स आएगा, गॉस आएगा, फुली इक्लिप्स आएगा, फिर से गॉस आ रहा है, फिर से क्या आएगा? पार्शियली इक्लिप्स आएगा, फिर से क्या आएगा बेटा? फिर से आएगा एंटी। ऐसे करके आएगा ना? अरे हाँ या ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। सबसे पहला फॉर्म कौन सा है बताओ? गॉस। फिर कौन आया? पार्शियली इक्लिप्स। फिर कौन आया? सबसे पहला एंटी था, फिर पार्शियली इक्लिप्स, फिर दूसरा कौन आया बेटा? फिर आया गॉस। गॉस। फिर कौन आया बेटा? फुली इक्लिप्स, फिर गॉस, फिर पार्शियली इक्लिप्स, फिर एंटी। ऐसे आएगा ना? यस। रिपीट करते हुए जाओगे तो मैं तुम लोगों से मुझे बेटा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन, ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एंटी। एंटी से कहां जाएंगे बेटा हम लोग? पार्शियली इक्लिप्स। पार्शियली इक्लिप्स से कहां आएंगे हम? गॉस। गॉस। गॉस से कहां जाएंगे हम? फुली इक्लिप्स, फिर से गॉस, फिर पार्शियली इक्लिप्स, फिर एंटी। ऐसे बनेगा ना डायग्राम? कोई यस। समस्या? नो सर। मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। यहाँ कौन सा फॉर्म है बेटा? एंटी। एंटी। ये कौन सा है? पार्शियली इक्लिप्स। ये क्या है? गॉस। ये क्या है? फुली इक्लिप्स। ये क्या है? गॉस। ये क्या है? पार्शियली इक्लिप्स। ये क्या है? एंटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। कोई दिक्कत? नो सर। ऐसे बनेगा डायग्राम? ये सब एंटी हो गया, ये वाला यहाँ पे गॉस हम लोगों को मिलेगा, ये पार्शियली इक्लिप्स, ये हम लोगों को फुली इक्लिप्स। कन्फर्मेशंस कितने हैं इसके? कन्फर्मेशंस कितने हैं बेटा? 4। ऑलवेज इनफाइनाइट। अच्छा। कन्फर्मेशंस कितने होते हैं बेटा? हमेशा इनफाइनाइट ही होते हैं। फाइनाइट। यस। कन्फर्मर कितने होंगे इसमें? 4। कन्फर्मर कितने होंगे इसमें? कन्फर्मर क्या होता है? जो मिनिमम पे मिलता है। यस। कन्फर्मर क्या होता है? जो मिनिमम पे मिलता है या नहीं मिलता है, ये बताओ मुझे। यस सर। कन्फर्मर क्या होगा जो मिनिमम पे मिलेगा? मिनिमम पे कौन सा फॉर्म मिलेगा? देखो, एक मिनिमम, ये मिनिमम, एक ये मिनिमम, एक ये, ऐसा इनफाइनाइट तक चलते जाएगा ना? तुम्हें दिख रहा है कि एक एंटी फॉर्म मिल रहा है और एक गॉस फॉर्म मिल रहा है। एंटी और गॉस, ये दो ही फॉर्म मिलेंगे ना? अरे हाँ या ना? जितने भी एंटी बनेंगे वो सब एक जैसे होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। जितने भी एंटी होंगे वो सब एक जैसे होंगे ना? बना के देख लो। जितने भी एंटी फॉर्म बनेंगे वो सब एक जैसे होंगे। देखो, एंटी तो क्लियरली डिफाइंड है कि यहाँ पे एमी के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 180। अब मुझे बताओ कि ये वाला गॉस और ये वाला गॉस क्या आइडेंटिकल है हर तरीके से? दे आर मिरर इमेज। सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल? नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब अलग अलग है। अरे हाँ या ना? यस। दोनों गॉस फॉर्म अलग अलग है, 100% अलग अलग। मतलब गॉस फॉर्म जो मिलता है वो अलग अलग मिलता है और एंटी फॉर्म मिलता है वो एक ही मिलता है। तो कितना बन गया बेटा? जल्दी से बताओ कन्फर्मर। एंटी तो सेम है ना? गॉस कितने मिलेंगे? गॉस मिलेंगे तो एंटी मिलेगा एक। एक। टोटल यस। कन्फर्मर कितना होता है बेटा? 3। 3। याद रखना है इसमें, ठीक है? टोटल कन्फर्मर कितना मिलता है इसमें? 3 मिलता है। क्लियर है या नहीं? छोटा सा कहानी और सुन लो इसमें, उतना ही तुम्हारे लिए सफिशिएंट रहेगा कंफर्मेशन। समझ गए क्या? यस सर। देखिए क्या,
ये समझ में आ गया था इक्लिप्स क्या होता है, स्टैगर्ड क्या होता है सब, है ना। चलो बट ऐसे समझना कि मान लो हम लोगों के पास CS2, यहाँ पे CS2, यहाँ पे X, यहाँ पे Y, ठीक है ना। अगर X और Y लगा तो कितने फॉर्म बनते हैं मतलब 4, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आपको दिखे तो उसमें कितने फॉर्म बनाओगे, 4 बनाओगे। CL लगा दें, हम कुछ और लगा दें, OH लगा दें, H लगा दें, कुछ भी अलग अलग ग्रुपिंग कर दें, और सेम भी कर सकते हैं। सेम भी हो सकता है, जैसे CS3 था, इसमें तो भी 4 ही बना था। सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। दोनों तरफ OH लगा दें, XY में भी सेम, XY में भी डिफरेंट, समझाने के नहीं आया। टोटल कितना बन जाएगा, 4 फॉर्म हम लोग बनाओगे। 4 फॉर्म हम लोग उसका ड्रॉ करते हैं। कौन सा 4 फॉर्म, एंटी, दूसरा बेटा गॉस, तीसरा पार्शियली इक्लिप्स, चौथा फुल इक्लिप्स। 4 फॉर्म ड्रॉ किया जाता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बेटा, एंटी, गॉस, पार्शियली इक्लिप्स, फुल इक्लिप्स। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है सर। ये CL लगा दिए होते हैं तो कितना फॉर्म बनाते थे, तुमसे पूछे हम CS2 यहाँ पे CL, यहाँ CL, कितना फॉर्म बनेगा, 4, ये 4 बनेगा। F लगा दें, हम लगाए CS2, यहाँ पे CL, यहाँ पे CS2, यहाँ लगा दिया CS2, तो कितना फॉर्म बनेगा, वही 4 ही फॉर्म बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, 4 फॉर्म बनता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर का रहता है, देखिए एंटी, गॉस, पार्शियल इक्लिप्स, फुल इक्लिप्स, डायग्राम सेम बनेगा पोटेंशियल एनर्जी वाला, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे अगर इनके बीच में देखो CS2 सिंगल बॉन्ड, CS2 यहाँ पे X है और यहाँ पे XY है, अगर इन दोनों के बीच में कैसे भी अट्रैक्शन होता है बेटा, ये दोनों कैसे होते हैं बेटा, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं। अट्रैक्शन किस वजह से हो सकता है, तुम लोगों को कल बताया था। सबसे पहली बात H बॉन्डिंग, एक तो H बॉन्डिंग की वजह से हो सकता है, और दूसरा हो सकता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होता है बेटा, एक तो H बॉन्डिंग की वजह से हो सकता है, दूसरा आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। अगर ऐसा होगा तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होते हैं वो चेंज कर जाता है। अगर अट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है बेटा, गॉस जो होगा वो ज्यादा इससे हो जाता है एंटी, गॉस एंटी, पार्शियली इक्लिप्स, या फिर उसके बाद में क्या आएगा, फुल इक्लिप्स। इक्लिप्स में कोई चेंज आता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टैगर्ड फॉर्म में चेंज आता है। क्यों आते हैं बता रहे हैं अभी, ठीक है। मान लो हम लोग OH ग्रुप लगा लिए हो, सुनो पहले इसको बाद में लिखो। मान लो हम लोग OH ग्रुप लगा लिए हो, CS2 OH, कितने फॉर्म बनेंगे इसके, 4। और 4 फॉर्म को तुम्हें नाम पता है, घुमा घुमा के देखे डायरेक्टली बना दें, डायरेक्टली बना देते हैं, बताइए 4 फॉर्म बनेगा तो घुमा घुमा के देखने की क्या जरूरत है। किसी तो क्या करो, 4 फॉर्म बनाओ। 4 फॉर्म बनाए बेटा, पहला वाला फॉर्म क्या बनाते हैं हम, सबसे पहला वाला फॉर्म बनाते हैं हम एंटी, एंटी बना दिए बेटा देखो। दूसरा फॉर्म क्या बनाएंगे बेटा हम, दूसरा फॉर्म बनाएंगे हम गॉस, ठीक है, HH, गॉस फॉर्म में एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, और यहाँ चला जाएगा वो। तीसरा फॉर्म क्या बनाएंगे बेटा हम लोग, पार्शियली इक्लिप्स, OH HH, पार्शियली इक्लिप्स में OH इधर होगा, यहाँ H यहाँ H, और चौथा फॉर्म क्या बनाएंगे बेटा हम लोग, फुल इक्लिप्स, इधर OH और यहाँ पे पड़ोस में OH, यहाँ H यहाँ H, यहाँ H और यहाँ पे H, ठीक है बेटा। ये 4 फॉर्म बना दिए। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा बेटा H बॉन्डिंग, गॉस फॉर्म में H बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, ऐसा तो नहीं तुम लोगों को ऐसा दिख रहा हो कि फुल इक्लिप्स में भी H बॉन्डिंग हो रही है, तो यहाँ पे H बॉन्डिंग होगी बेटा, हाँ या ना, हाँ क्या कहते हो, H बॉन्डिंग कैसे होगा, देखो एक हो इसके नीचे H, दूसरा हो उस पे H, ये H बॉन्डिंग करेंगे क्या, H बॉन्डिंग तब होती ना जब O और H इधर है, दूसरा O इधर से निकल के इसके पास में ऐसे ले जाता, तभी तो H बॉन्डिंग होती है, अरे हाँ या ना। अब तो O और O एक दूसरे को ओवरलैप जैसे कर रहे हैं ना, तो H बॉन्डिंग तो नहीं होगी ना, फिर H ओवरलैप करेगा, O करेगा, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं जा रहा है, H बॉन्डिंग नहीं होगी। तो H बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे बेटा स्टेबिलिटी क्या हो जाता है,
बढ़ गया तो कौन स्टेबल हो गया? Yes. गॉस एंटी पार्शियली एक्लिप्स फुल एक्लिप्स में कोई चेंज नहीं आया। कोई समस्या? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? लिखो पहले इसको। हो गया यहाँ तक? Yes, sir. सबने लिखा बेटा? क्लियर है? चलो हटा दें इसको। टीचर लिख लिए क्या ये सब? Yes, sir. लिख लो। मेरा बेटा अविनाश से थोड़ा टाइम निकल ले जाता है ना ज्यादा। अविनाश से कितने टाइम पे स्टार्ट करते हैं क्लास? 10 तो 10-15 का टाइम है ना उनका। 10:15 का टाइम होता है। हाँ तो सर लेट स्टार्ट करते हुए मेरी क्लास का टाइम खा जाते हैं। मेरा 11:30 से स्टार्ट होना चाहिए। 11:30 से स्टार्ट होके 45 तक चलना चाहिए। कल 1.25 घंटे का टाइम पूरा। अविनाश सर ले जाते हैं मेरे उसको पूरे टाइम को 40 का आसपास छोड़ते हैं सर। 40 का आसपास छोड़ते हैं ना। जिस दिन 30 पे छोड़ देते हैं उस दिन हमारी क्लास पूरे 1 घंटे के आसपास हो जाती है। 1 घंटे 1 घंटे 10 मिनट लेट छोड़ देते 1 ही घंटे की क्लास हो पाती है। ये हो गया इतना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसको समझने में? सुनो मतलब कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, बताओ। डिस्कस स्टेबिलिटी इन द फॉलोइंग। डिस्कस स्टेबिलिटी ऑर्डर इन फॉलोइंग। इन द फॉलोइंग में कुछ लिख रहा हूँ बेटा। इनमें तुम्हें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा किसका कम होगा। ठीक है तो पहला मैं लिख रहा हूँ बेटा CS2, यहाँ पे CS2I, यहाँ पे बेटा NS3+। दूसरा CS2CNME3 NME3+, यहाँ पे CS2 है। तीसरा हम लोगों के पास CS2COOH, CS2COOH। इसको दो जगह पे डिस्कस करना है बेटा, at pH2 and at pH12। बताओ पहले वाले में स्टेबिलिटी ऑर्डर गॉस एंटी में कौन ज्यादा? इसमें पहले वाले यहाँ हम लोगों के पास आयन है, यहाँ पे डाइपोल है, यहाँ डाइपोल नहीं, आयोडीन डाइपोल नहीं होता। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का आयोडीन के मना किए थे कि नहीं किए थे? अरे हाँ या ना? Yes, sir. किया। इसलिए ऑर्डर इज एंटी गॉस। ठीक है यहाँ पे एक आयन है और यहाँ डाइपोल है तो यहाँ गॉस एंटी। जो कहानी है चीजें वहां है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें बेटा pH2 पे pH2 मतलब एसिडिक मीडियम। सही से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। एसिडिक मीडियम में pH2 पे एसिडिक एसिड जो होगा H+ देगा कि नहीं देगा? ऐसे देगा। एसिडिक एसिड की वजह से pH कम से कम कितना हो सकता है? 3 या pH2 पे H+ दे सकता है? नहीं दे सकता। अरे सॉल्यूशन में पहले से इतना H+ इक्विलिब्रियम तो जाते मेंटेन कर रहे हो, देने का जरूरत ही नहीं। अरे pH2 इसकी औकात से बाहर है ना। Yes, sir. तो कैसे H+ दे सकता है? नहीं नहीं देगा। देगा ना। जो H+ नहीं देगा तो pH2 पे कैसा दिखेगा ये? एट pH2 पे कैसा दिखेगा ये दिखेगा CH3COOH जैसा हम डाले ऐसा ही दिखेगा। हाँ या ना? जो है तो H बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी बेटा? Yes, sir. हाँ ना बताओ। H बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी?
ऐसा दिखेगा तो H बॉन्डिंग होगी, अगर H बॉन्डिंग होगी तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा एंटी से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस pH3 मैक्स बेटा एसिटिक एसिड की वजह से मैक्सिमम pH जो मिनिमम pH होगा वो 3 तक हो सकता है ना। COH जो होता है वो वीक एसिड है, ऑर्गेनिक में तो स्ट्रॉन्ग है, एक्चुअली तो कार्बोक्सिलिक एसिड का वीक एसिड, और pH2 तो एक स्ट्रॉन्ग वाला pH हो गया ना। जब स्ट्रॉन्ग एसिड पहले से है तो ये क्यों देगा, कॉमन आयन इफेक्ट पड़ाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब हम लोग बातें करें एट pH12, pH 12 पे क्या होगा बेटा बताओ जल्दी। अगर हम डिस्कस करें एट pH12 तो pH12 पे क्या करेगा बेटा H प्लस दे देगा, H प्लस दे देगा तो कैसे एक्ट करेगा, ऐसे ऐसे एडजस्ट करेगा CH2CO माइनस, CH2CO माइनस की तरह एडजस्ट करेगा, ऐसे एडजस्ट करेगा ना। जब ऐसे एडजस्ट करेगा तो यहाँ H बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, यहाँ तो कोई H बॉन्डिंग नहीं होगी, नो H बॉन्डिंग। जब H बॉन्डिंग नहीं है तो क्या होगा बेटा, एंटी इज मोर स्टेबल देन कॉस। कोई पूरा कहानी पे वापस लौट के आते हैं। ठीक है, कन्फर्मर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना कन्फर्मर कंफर्मेशन वगैरह डिस्कस करने में। किसको, इनमें बेटा कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है ना, क्योंकि H3 प्लस जो हम लिखे हैं वो H प्लस गेन करके लिखी है ना, तो कुछ होगा नहीं इसका, है ना। हमें इसको NH3 लिखा होगा, NH2 और मैं pH अलग अलग दे दिया होगा। जैसे मैं इसको लिखा होता क्या, मैं लिखा होता इसको CH2NH2, मैं इसको लिखा होता CH2I, अब मैं pH अलग अलग दे दिया होता। अगर मैं दिया होता बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम दिया होता तो आयन नहीं बन पाता, एसिडिक मीडियम में आयन बन जाता तो आयन डाइपोल लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगता। समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में रख दूंगा तो H प्लस गेन करके ऐसा बन जाएगा तो आयन बन गया, और बेसिक मीडियम में कुछ नहीं करता जैसा एसिड है तो आयन डाइपोल नहीं लग पाता। बेसिक मीडियम आयन डाइपोल नहीं हो पाता, एसिडिक मीडियम आयन डाइपोल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर, चलो एक छोटा सा टर्म हम लोग इसका डिस्कस करेंगे जो बचा हुआ है, फाइनली डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट जो रहता है दैट इज समेशन ऑफ xi mu i। क्या है, डाइपोल मोमेंट पूरा मॉलिक्यूल को निकालना है, ऑब्जर्व्ड इज समेशन ऑफ xi mu i। x क्या है बेटा यहाँ पे, x इज मोल फ्रैक्शन, x क्या है बेटा, x मोल फ्रैक्शन है, म्यू क्या है, म्यू इज डाइपोल मोमेंट, म्यू क्या है बेटा डाइपोल मोमेंट, जिसका मोल फ्रैक्शन उसी का डाइपोल मोमेंट। चलो और सिंपल भाषा में लिख देते हैं इसको, और सिंपल भाषा में लिखे तो कैसे लिखेंगे बेटा, और सिंपल भाषा में लिखें तो म्यू ऑब्जर्व्ड इज म्यू ऑफ एंटी एक्स ऑफ एंटी प्लस म्यू ऑफ गॉस एक्स ऑफ गॉस प्लस म्यू ऑफ पार्शियली इक्लिप्स, म्यू तो पहले लिख रहे थे हम, चलो ठीक है ना, म्यू ऑफ पार्शियली इक्लिप्स एक्स ऑफ पार्शियली इक्लिप्स, ठीक है बेटा, म्यू ऑफ फुली इक्लिप्स एक्स ऑफ फुली इक्लिप्स, ठीक है बेटा, ऐसे लिखा जाएगा। अब ये बताओ, देखो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन और सुनो, मान लो तुम्हारे पास में 100 मॉलिक्यूल है, कितना 100, ठीक है ना, यस तुम्हारे पास में कौन सा फॉर्म होता है, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड फिर क्या होता है बेटा स्क्यू, और तीसरा होता है इक्लिप्स, जो होता है, बट जो स्टैगर्ड फॉर्म होता है वो नियरली कितना होता है 100%, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। मॉलिक्यूल कौन सा वाले फॉर्म बनाना चाहेगा बेटा स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड में गॉस या एंटी में से कोई भी हो सकता है। इक्लिप्स फॉर्म का जो कंटेंट होता है बेटा वो कैसा रहता है, नियरली 0%। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो कौन से वाले फॉर्म में जाने का चांस बढ़ जाएगा, इक्लिप्स फॉर्म में जाने का चांस बढ़ जाता है। तो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन ऑफ स्टैगर्ड फॉर्म डिक्रीजेस, इक्लिप्स फॉर्म इंक्रीजेस। मानो तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल है तो उसमें से स्टैगर्ड के मिलने का चांस कितना होता है 90 मॉलिक्यूल,
इस क्यू के मिलने का चांस कितना होता है? 7-8 मॉलिक्यूल। और बेटा एक्लिप्स के मिलने का चांस कितना होता है? 2-3 मॉलिक्यूल। इतना रेशियो रहता है नियर में। एग्जैक्ट हम ले नहीं रहे, एग्जांपल के तरीके से समझा रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि क्यू फॉर्म इज नियरली जीरो और स्टैगर्ड फॉर्म, एक्लिप्स फॉर्म इज नियरली जीरो, स्टैगर्ड फॉर्म इज नियरली 100%। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो हटा दें इसको। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा वो भी समझ में आ रहा है। देखो एक्चुअल में अगर मैं सिंपली डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो जो हम लोगों के पास बेटा फुली एक्लिप्स फॉर्म होता है, मान लो हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है ऐसा CH2 Cl, ठीक है? इसका फुल इक्लिप्स कैसे बनाओगे? इसका फुल इक्लिप्स बनाओगे Cl, इसी के इधर Cl, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ऐसे बनाओगे ना? फुल इक्लिप्स ये होगा, फुल इक्लिप्स यही होगा बेटा। इसमें डाइपोल मोमेंट ये वाले Cl की तरफ डायरेक्शन, इसका म्यू कैसा होगा बेटा? मैक्सिमम। लेकिन मोल फ्रैक्शन कितना होता है? नियरली जीरो। इस वजह से इनकी वजह से डाइपोल मोमेंट नहीं मिलता, एक्लिप्स फॉर्म की वजह से डाइपोल मोमेंट बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि उसकी वजह से मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जीरो रहता है। हाँ बता तो दिया था, अभी क्या बता रहे थे? एक्लिप्स फॉर्म कैसा रहता है? टेम्परेचर बढ़ाने के बाद पूछेगा कि डाइपोल मोमेंट में क्या होगा तो बोलेंगे डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद पूछे डाइपोल मोमेंट में क्या होगा तो क्या बोलोगे? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका अमाउंट बढ़ेगा, इन्हीं का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है सबसे। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर सिंपल जनरल डिस्कशन करें तो आपको इनको हटाओगा। तुमसे पूछे एंटी फॉर्म कैसा होता है बेटा? एंटी फॉर्म में एक Cl इधर और नीचे वाले Cl बिल्कुल अपोजिट, ऐसे होगा ना? एंटी फॉर्म ऐसा दिखेगा तो एंटी फॉर्म का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, मोल फ्रैक्शन तो ज्यादा होता है, लेकिन डाइपोल मोमेंट इसका जीरो, ये भी गया। तो एक्चुअली डाइपोल मोमेंट इज ओनली ड्यू टू गॉस फॉर्म। म्यू ऑब्जर्व्ड क्या होता है बेटा? म्यू ऑफ गॉस फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गॉस। जिसका गॉस फॉर्म का अमाउंट ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। और मैं क्या बोल रहा हूँ? जिसका गॉस फॉर्म का अमाउंट ज्यादा होता है उसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा। ये कॉपी करो पहले, फिर थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाते हैं। तो डाइपोल मोमेंट इज ओनली ड्यू टू गॉस फॉर्म। लिख लिया। ठीक है? यस हो गया सभी का? यस चलो मैं तुम लोगों से पूछूं कि इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो? बताओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो एंटी और गॉस में एंटी ज्यादा होगा, गॉस से ज्यादा होगा गॉस। अगर गॉस ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. यहाँ मोल फ्रैक्शन और गॉस फॉर्म ज्यादा होगा, वहाँ डाइपोल मोमेंट कैसा मिलेगा हम लोगों को? ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? नो सर। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तुम्हारे आपने सारी चीजें नेहा, शिकाली, सिद्धांत, मोहिनी, गौरंगी, अर्जुन, वेदा। क्या बोलो नेहा? बोलो।
सर कुछ नहीं। ठीक है, तुम क्यों नहीं आते सेंटर अब? कल आ जाऊंगी। सफाली तुम क्यों नहीं आया आज? मोहिनी, गौरंगी, फिर आज अरे मम्मी घर की में सोने तबीयत की आदत पड़ गई है तुम्हें। क्या हो गया, सोने की आदत पड़ गई है? नहीं, मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं आई हूँ आज। ठीक है।